नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी एजुकेशन में। मैं प्रिंस कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा जो अ, विषय है वह है पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन में हम पिछले वीडियो को जहां पर छोड़े थे उसे आगे बढ़ेंगे। एक बात मैं अलग से कहना चाहूँगा कि सभी जो विषय हैं, पर्यावरण हो या मैथ है, हिंदी है, उसमें 15-15 ही बटे हुए, यानी 15 नंबर कंटेंट से होते हैं। 15 नंबर जो होता है वह उस विषय के शिक्षा शास्त्र से होता है, यानी कि 15 प्रश्न का जो हमने सीरीज पिछले वीडियो में बनाया था वो 15 प्रश्न जो है सिर्फ केवल पर्यावरण अध्ययन से थे। जबकि अब हम लोग जो अगला 15 प्रश्न को हल करेंगे और देखेंगे, वो 15 प्रश्न जो है वो पर्यावरण अध्ययन के साथ साथ पर्यावरण अध्ययन में जो पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र है उससे संबंधित है, शिक्षा शास्त्र से संबंधित होगा कि बच्चे पर्यावरण अध्ययन को किस प्रकार से पढ़ते हैं और किस प्रकार से उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए। तो चलिए ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पर चलने से पहले हम आप लोगों को बस एक बार एक यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप यदि इस चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके तैयारी को सभी लोगों के साथ मिलकर तैयारी करें और अपने गोल को अचीव करें। चलिए, आज का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 तक हम लोग पिछले वीडियो में किए हैं। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाएं और पिछला वीडियो यानी कि पर्यावरण का जो वीडियो 1 है उसको जरूर देखें ताकि अच्छे तरह से समझ में आए। और अब हम लोग वीडियो 2 में जो है उससे आगे प्रश्न को करते हैं, प्रश्न संख्या 16 से। प्रश्न संख्या 16 कहता है कि ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है। ईवीएस के संदर्भ में, यानी ईवीएस का मतलब है इन्वायरमेंटल साइंस यानी पर्यावरण के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है, किस प्रकार से देखता है, किस नज़रिए से देखता है। बच्चे का जो है ईवीएस को देखने का नज़रिया क्या होता है। तो ऑप्शन ए कहता है उसके पृथक रूप से, उसके समग्र रूप से, उसके साधारण रूप से या उसके थीम के रूप में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, यानी उसके समग्र रूप से। पर्यावरण को हम लोग पढ़ते हैं, बच्चा जो देखता है उसका समग्र रूप देखता है। पर्यावरण एक विस्तृत क्षेत्र है, कोई छोटा क्षेत्र नहीं है, पर्यावरण विस्तृत क्षेत्र है। तो बच्चे उसके समग्र रूप से देखते हैं, उसको पृथक रूप से नहीं देखते हैं, उसके साधारण रूप से भी नहीं देखते हैं और उसके थीम के रूप में भी उसको नहीं देखते हैं। अतः प्रश्न संख्या 16 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 2, उसके समग्र रूप से। यानी ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को उसके समग्र रूप में देखता है। बच्चा अपने वातावरण से भली भांति प्रभावित होता है, अतः वह अपने वातावरण का समग्र रूप से आकलन करता है। तो प्रश्न संख्या 16 का सही ऑप्शन ऑप्शन 2, पर्यावरण को बच्चा का देखने का नजरिया क्या होगा? तो पर्यावरण को बच्चे का देखने का सबसे अच्छा नजरिया होगा उसके समग्र रूप से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है? ईवीएस यानी एनवायरमेंटल साइंस पर्यावरण के पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है। यानी कि पर्यावरण की जो पाठ्यचर्या है, पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है वो किस आधार पर बनाई गई है, किन चीज़ों को आधार मान के जो है ईवीएस का जो पाठ्यचर्या है वह बनाया गया है पाठ्य पुस्तक में। तो ऑप्शन देखते हैं। इसका प्रथम ऑप्शन है विषय वस्तु पर, ऑप्शन 2 है पाठ्यक्रम पर, ऑप्शन 3 है थीम पर, या ऑप्शन 4 है विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम दोनों पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 3, यानी कि थीम पर। ईवीएस का पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है वह उसके थीम पर बनाया गया है। यानी ईवीएस के पाठ्यचर्या की रूपरेखा थीम अर्थात प्रकरण के आधार पर बनाई गई है। यानी ईवीएस का जो प्रकरण है उसके आधार पर बनाई गई है। इसमें 6 थीम है, जिसमें है परिवार व मित्र, आसपास का वातावरण, भोजन, आवास, जल, यात्रा, कुछ करना और बनाना जारी रखी गई है। इन्हीं 6 थीमों पर जो है पर्यावरण की पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है वो बनाई गई है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 17 का जो है ऑप्शन 3 यानी थीम इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न 18 देखते हैं। प्रश्न 18 क्या कहता है? चलिए देखिए, प्रश्न 18 कहता है एक ऐसे विषय के रूप में एनसीएफ 2005, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसको थोड़ा सा हम लोग एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से कक्षा 5 तक ईवीएस यानी एनवायरमेंटल साइंस, ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस को
एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न प्रत्ययों एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। तो ईवीएस को किस विषय के रूप में देखता है? चलिए, ऑप्शन ए कहता है विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के रूप में। एनसीएफ 2005 जो है कक्षा 3 और 5 तक के ईवीएस को ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न प्रत्यय एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। किन किन चीज़ों को एकीकृत करता है? तो ऑप्शन ए कहता है विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान। ऑप्शन 2 कहता है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषाएं एवं गणित। ऑप्शन 3 कहता है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा। ऑप्शन 4 कहता है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषाएं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, यानी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। एनसीएफ 2005 जो है वह कक्षा 3 से 5 तक की ईवीएस को एक ऐसा विषय के रूप में देखता है जो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा आदि प्रत्ययों एवं विचार वस्तुओं को आपस में करती है। किन किन चीज़ों का एकीकृत करती है एक बार फिर से देखते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा को प्रत्ययों एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। अतः प्रश्न संख्या 18 का सही ऑप्शन ऑप्शन 3 होगा, जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 19। क्या कहता है? देखिए, प्रश्न संख्या 19 कहता है कि ईवीएस की अध्यापिका को अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्न में से किस चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? ईवीएस यानी एनवायरमेंटल साइंस पर्यावरण अध्ययन की जो अध्यापिका हैं, शिक्षिका हैं, उनके अपने पर्यावरण की जो कक्षा चलाती हैं, उनकी जो कक्षा है उनमें से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? ऑप्शन ए कहता है कक्षा में बहुसंस्कृति आयाम, कक्षा में बहुसांस्कृतिक आयाम। ऑप्शन बी कहता है प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं। ऑप्शन सी कहता है प्रत्येक समुदाय, संस्कृति एवं जीवन शैली। और ऑप्शन डी कहता है कक्षा के अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था। तो ये 4 कथन दिए गए हैं। कूट है, ऑप्शन ए में देता है ए और डी, बी में है बी और डी, सी में है सी और डी, और 4 में है ए बी सी, 3 ऑप्शन। तो इसका सही प्रश्न संख्या 19 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 4, यानी ए, बी और सी तीनों सही है। यानी कि कक्षा में बहुसांस्कृतिक आयाम का चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं और प्रत्येक समुदाय, संस्कृति एवं जीवन शैली। कक्षा के अनुशासन और उसकी व्यवस्था का पर्यावरण अध्ययन के शिक्षिका पर विशेष प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि कक्षा के अनुशासन और उसकी व्यवस्था जो है सभी किसी भी विषय की अध्यापक हो या अध्यापिका हो उनको समान परेशानी होती है। तो पर्यावरण के विषय में कोई विशेष परेशानी होगी ऐसी कोई बात नहीं है। ईवीएस की अध्यापिका जो है उनको ईवीएस की कक्षा में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वह है बहुसंस्कृति आयाम, प्रत्येक विद्यार्थी की भावना, और कक्षा में समुदाय, संस्कृति, जीवन शैली। एक कक्षा में विभिन्न संस्कृति के छात्र हो सकते हैं, अलग अलग संस्कृति के छात्र हो सकते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले छात्र हो सकते हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के छात्र हो सकते हैं, अलग अलग समाज यानी समाज से जुड़े हुए छात्र हो सकते हैं। अतः उन्हें जो है वह बहुसंस्कृति के आयामों का जो है परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और अलग अलग छात्र होंगे तो उनकी भावनाएं भी अलग अलग होगी, उनका समुदाय, संस्कृति और जीवन शैली भी अलग अलग होगा। अतः एक पर्यावरण अध्ययन की जो अध्यापिका होंगी या अध्यापक होंगे उन्हें इन तीनों ऑप्शन ए बी सी में जो दिया गया है, तीनों ऑप्शनों में दिए गए जो परेशानी है उनका सामना करना, चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, अतः प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 4 ए बी सी डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है? चलिए इसे देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 कहता है प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य क्या है? यानी कि प्राथमिक स्तर यानी हमारा जो प्राथमिक विद्यालय होता है, यानी कक्षा 1 से 5 तक, इनमें जो हम लोग ईवीएस पढ़ाते हैं यानी एनवायरमेंटल साइंस यानी पर्यावरण जो पढ़ाते हैं, उन पर्यावरण को पढ़ाने का हमारा लक्ष्य क्या है? तो हमारा क्या लक्ष्य होगा?
ऑप्शन ए कहता है ईवीएस के विभिन्न प्रत्ययों के वर्णन एवं परिभाषाएं विकसित करना। ऑप्शन 2 कहता है अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त अवसर देना। और ऑप्शन 3 कहता है विद्यार्थियों को ईवीएस के प्रत्ययों को सीखने के लिए सहायक होना। ऑप्शन 4 कहता है शिक्षक द्वारा से साझा की हुई ठोस जानकारी द्वारा विद्यार्थियों को ईवीएस को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। क्या सही उत्तर होगा इसका? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन 2, यानी कि प्राथमिक अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए, देखिए यहाँ, अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त अवसर देना, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ईवीएस के विभिन्न प्रत्ययों के वर्णन एवं परिभाषाएं विकसित करना, ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको किसी भी विषय का प्रत्यय का वर्णन या उनके परिभाषा से उन्हें कोई विशेष ताल्लुक नहीं होता है, और परिभाषा को विकसित छोटे प्राथमिक विद्यालय के बच्चे कैसे करेंगे, तो ये सही नहीं है। हाँ, ये है कि वातावरण का अन्वेषण करने के लिए जो है विद्यार्थी को पर्याप्त अवसर मिलेगा कि वो अपने आसपास के चारों ओर का जो उनका वातावरण है उनको पूरी तरह उनका अन्वेषण कर पाए। विद्यार्थी अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त अवसर उन्हें मिलेगा। यदि बच्चों को प्राथमिक स्तर पर ही पर्यावरण से होने वाले लाभ और हानि के बारे में समझाया जाएगा तो निश्चित ही उन्हें पर्यावरण के प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में जानकारी मिलेगी और वे उन्हें दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इसलिए प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 क्या कहता है? देखिए, प्रश्न संख्या 21 कहता है कि ईवीएस के पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है। यानी ईवीएस का जो पाठ्यचर्या है, यानी इन्वायरमेंटल साइंस का जो पाठ्य पुस्तक दिया जाता है उसमें जो पाठ्यचर्या दिया हुआ है, उनका जो पाठ्यचर्या है उसमें परिवार एवं मित्र क्या है? थीम है। ऑप्शन 1 कहता है थीम है, ऑप्शन 2 कहता है उप थीम है, ऑप्शन 3 कहता है विषय वस्तु है, और ऑप्शन 4 कहता है पाठ्यक्रम है। तो 21 का सही ऑप्शन क्या होगा? तो 21 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, यानी थीम है। ईवीएस के पाठ्यचर्या में जो परिवार एवं मित्र क्या है? थीम है। हमने पिछले प्रश्न में भी देखा था, वीडियो में जो प्रश्न हुआ था उसमें भी इस प्रकार का एक प्रश्न था कि ईवीएस का जो पाठ्यचर्या है उनका बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, किन के आधार पर बनाया गया है, तो उसमें भी थीम के आधार पर बनाया गया है। उसी से संबंधित एक और प्रश्न यहाँ पर आ गया है कि ईवीएस के पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है, तो इसका भी सही उत्तर होगा थीम है। ईवीएस की पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र जो है एक थीम के रूप में होते हैं। वे परिवार एवं मित्र की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण इन्हें विशेष दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, तो 21 का जो प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन 1, थीम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। क्या कहता है 22? देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 कहता है अर्थपूर्ण ईवीएस की एक शिक्षा संभव हो सकती है। अर्थपूर्ण ईवीएस पर्यावरण की शिक्षा संभव हो सकती है यदि, यानी कि पर्यावरण की जो शिक्षा है वह अर्थपूर्ण शिक्षा कब संभव होगी, यानी संभव होगी जब, यदि ऑप्शन 1 कहता है विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित होंगे। विद्यार्थियों का जो स्थानीय अनुभव होगा वह विद्यालय के अनुभवों से संबंधित होगा। ऑप्शन 2 कहता है विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया गया हो। ऑप्शन 3 कहता है विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभवों को उचित महत्व न दिया जाए। ऑप्शन 4 कहता है प्रशिक्षित ईवीएस के शिक्षकों के अनुभवों का प्रयोग किया गया हो। तो प्रश्न संख्या 22 का सही ऑप्शन क्या होगा? प्रश्न संख्या 22 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, यानी कि विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभवों से संबंधित हो। यह बिल्कुल सटीक और सही उत्तर है। जब तक विद्यार्थियों का उनका स्वयं का अनुभव और विद्यालय का जो स्थानीय अनुभव है, दोनों का अनुभव जब मिलेगा
या संबंधित होगा तब विद्यार्थियों का जो ज्ञान होगा ईवीएस के क्षेत्र में और उनका जो अनुभव होगा वो विशेष बढ़ेगा, विशेष डेवलप होगा। यदि विद्यार्थी स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो तो अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो जाएगी, संभव हो सकती है। विद्यालय में ईवीएस के संबंध में जो शिक्षा दी जाती है, यदि विद्यार्थी अपने स्थानीय अनुभव में वैसा ही महसूस करते हैं तो कहा जा सकता है कि ईवीएस की शिक्षा जो है वह अर्थपूर्ण है। यदि विद्यालय में जो शिक्षा दी जाए, यानी कि विद्यालय में कुछ और शिक्षा दी जाती है और विद्यार्थी जब अपने घर पे आते हैं या विद्यार्थी के जीवन का जो उनका अपना अनुभव है उसमें विद्यालय में दिए गए शिक्षा का कोई संबंध ही नहीं बन पाता है उनके समझ में, तो वह एक अर्थपूर्ण शिक्षा नहीं होकर वह एक अर्थहीन शिक्षा हो जाएगा। विद्यार्थी उन शिक्षा का सही प्रकार से लाभ नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए प्रश्न संख्या 22 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 1। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। क्या कहता है? प्रश्न संख्या 23 कहता है ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ईवीएस की शिक्षा जो होती है उसमें शिक्षकों द्वारा दिए गए क्रियाकलापों के पश्चात, ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों के द्वारा क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु डैश होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑप्शन 1 कहता है विचार विमर्श होनी चाहिए। ऑप्शन 2 कहता है क्रियाकलापों की सूची बनाना होना चाहिए। ऑप्शन 3 कहता है क्रियाकलापों के चरण याद करना चाहिए। ऑप्शन 4 कहता है क्रियाकलापों की पुनरावृत्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, यानी उनके अर्थपूर्ण शिक्षण हेतु जो है वह विचार विमर्श होना चाहिए। ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा दिए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु विचार विमर्श होना चाहिए। विचार विमर्श से ही प्रामाणिकता और अर्थपूर्ण शिक्षा के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सकेगी तथा शिक्षक अपने क्रियाकलापों की ओर अधिक सुदृढ़ बन पाएंगे। यानी कि जो भी क्रियाकलाप शिक्षक के द्वारा कराया जाता है या कराते हैं उनके पश्चात अर्थपूर्ण शिक्षा के लिए उस पर विचार विमर्श होना आवश्यक है। विचार विमर्श होगा तभी उन क्रियाकलापों की प्रामाणिकता की सटीकता से जानकारी मिल पाएगी और उनकी द्वारा दिया गया जानकारी या किया गया क्रियाकलाप कितने प्रामाणिक है इसका जानकारी मिल पाएगा। अतः अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु क्रियाकलापों के पश्चात जो है विचार विमर्श होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 24 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 24 कहता है कि ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधि द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि ईवीएस की जो कक्षाएं होती हैं उसमें ज़्यादातर जो शिक्षक शिक्षिकाएं होती हैं वह सामूहिक गतिविधि करवाती हैं। यानी कि ग्रुप में बच्चों को बिठा के ग्रुप में लगा के और फिर उनको सभी ग्रुप को एक एक अलग गतिविधि दिया जाता है और उनके द्वारा एक अलग गतिविधि कराया जाता है। तो सामूहिक गतिविधि को बढ़ावा दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 कहता है यह सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती है। सामूहिक गतिविधि जो है वो सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती है। ऑप्शन 2 कहता है यह विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान को सुधारती है। सामूहिक गतिविधि जो है वो विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान जो होता है उसे सुधारता है। ऑप्शन 3 कहता है यह विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है व उसमें सुधार लाती है। और ऑप्शन 4 कहता है विद्यार्थी केवल सामूहिक शिक्षा की मांग करते हैं। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 24 का कौन सा सही उत्तर होगा। ऑप्शन 4 कहता है कि विद्यार्थी केवल सामूहिक शिक्षा की मांग करते हैं। यह तो बिल्कुल ही गलत होगा। बिल्कुल गलत इसलिए होगा क्योंकि एक तो इसमें निगेटिव दिया गया है केवल सामूहिक शिक्षा, तो कभी भी किसी भी ऑप्शन में केवल का शब्द तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। केवल सामूहिक शिक्षा हो नहीं सकता है। और सामूहिक शिक्षा की मांग करते हैं वो भी विद्यार्थी कैसे केवल सामूहिक शिक्षा की ही मांग करेंगे? तो ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन यह सहपाठी अधिगम को उपलब्ध कराती है, तो यह तो सही है, कुछ हद तक ठीक ही है कि सामूहिक गतिविधि से सहपाठी अधिगम उपलब्ध होता है। यह विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान को सुधारती है, यह भी सही है। और यह विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम
उपलब्ध कराती है, वह उनमें सुधार लाती है। तो ऑप्शन 3 जो है वह इसका सही आंसर होगा, क्योंकि 1 और 2 दोनों का जो है समागम है ऑप्शन 3 में, यानी ऑप्शन 3 जो है वह तीनों ऑप्शनों में सबसे बेहतर और सटीक उत्तर जो है वह दे रहा है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 होगा। ऑप्शन 1 और 2 में जो बात कही गई है वही 3 में दोनों बातों को समाहित किया गया है। तो ऑप्शन 3 जो है वह ज़्यादा सटीक है। अतः प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन 3। ठीक है। विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है और उनमें सुधार लाती है। सामूहिक गतिविधि द्वारा सीखने से बच्चों में विश्वास बढ़ता है तथा उन्हें अपनी कमजोरी एवं मजबूती का भी ज्ञान होता है। जब विद्यार्थी 10 बच्चों के साथ बैठते हैं तो उनमें सभी बच्चों का जो लेवल होता है वह अलग अलग प्रकार का होता है। किन्हीं बच्चों का लेवल थोड़ा सा बहुत हाई होता है, यानी पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे समझदार होते हैं। किन्हीं बच्चों का लेवल जो है सो थोड़ा कम होता है। तो सभी बच्चों का आकलन, स्वयं आकलन इससे हो जाता है कि उनका लेवल क्या है और उन्हें किस क्षेत्र में और किस प्रकार से और कितनी मेहनत करनी है। और इसका एक और फायदा यह भी होता है कि जो बच्चे कमज़ोर होते हैं वह दूसरे बच्चों से सीखते हैं। सभी बच्चे आपस में अपने ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। तो वही बात यहाँ ऑप्शन 3 में कह रहा है। चलिए, तो प्रश्न संख्या 24 का जो है वह ऑप्शन 3 बिल्कुल सटीक आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 25 कहता है कि निम्न में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिह्नित करता है? यानी पर्यावरण अध्ययन का जो अधिगम होता है उसमें प्रक्रिया कौशल को चिह्नित कौन करता है? ऑप्शन 1 है वर्गीकरण, ऑप्शन 2 है वर्णन, ऑप्शन 3 कहता है कथन, ऑप्शन 4 कहता है स्मरण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 यानी वर्गीकरण। ईवीएस के अधिगम प्रक्रिया में कौशलों को चिह्नित करता है। ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिह्नित करता है। वर्गीकरण के माध्यम से किसी विषम को अनेक प्रतिरूपों में प्रदर्शित किया जा सकता है। इसमें विषयों का स्पष्टीकरण आसानी से समझा जाता है तथा जटिल तथ्यों को सरलीकृत किया जाता है। अतः ऑप्शन 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए वर्गीकरण। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं क्या है। प्रश्न 26 कहता है समुदाय की भागीदारी ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? जब हम लोग ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल साइंस पर्यावरण हम पढ़ाते हैं, पर्यावरण की शिक्षा देते हैं, तो शिक्षकों के द्वारा इसमें अभिभावक और समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त यानी सबसे अच्छा उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 कहता है शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। ऑप्शन 2 कहता है राष्ट्र की नीतियों को प्रस्तावनों का पालन करना। ऑप्शन 3 कहता है विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना। और ऑप्शन 4 कहता है विद्यार्थियों को जानना तथा उनकी शिक्षा में उनका मार्गदर्शन करना। तो प्रश्न संख्या 26 का जो है वह सही उत्तर ऑप्शन 1 जो है वह बिल्कुल सटीक आंसर है कि ईवीएस की कक्षा में शिक्षक जो अभिभावक और समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देते हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो होता है उसको जानने का अवसर प्रदान करना। राष्ट्र की नीतियों को प्रस्तावनों का पालन करना ये तो बिल्कुल गलत है। राष्ट्र की नीति का प्रस्ताव को क्यों पालन किया जाएगा, वो भी ईवीएस के क्लास में। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना ये तो ईवीएस के क्लास से और समुदाय और अभिभावक से कोई संबंधित बात नहीं है, यानी संबंधित ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। विद्यार्थियों को जानना तथा उनकी शिक्षा में उनका मार्गदर्शन करना ये भी सटीक आंसर नहीं है। इससे समुदाय और अभिभावक की भागीदारी का विशेष संबंध नहीं है। तो प्रश्न संख्या 26 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 1 कि शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर प्रदान करना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 27। प्रश्न संख्या 27 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 है प्राइमरी स्तर पर यानी प्राइमरी स्कूल में ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों व विषयों को भली प्रकार संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। यानी प्राथमिक स्तर पर जो है पर्यावरण कक्षाओं की जो चुनौती हैं उनके विषयों की जो समस्याएं हैं उनको भली
प्रकार संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है, यानी किस प्रकार से उन परेशानियों चुनौतियों को हम व्याख्या कर सकते हैं यानी संबोधित कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 कहता है व्याख्यान एवं विचार विमर्श। ऑप्शन 2 है मुक्त वाद विवाद। ऑप्शन 3 है व्याख्यान एवं प्रदर्शन। और ऑप्शन 4 है विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 कि विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद करना, क्योंकि व्याख्यान एवं विचार विमर्श प्राइमरी स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में व्याख्यान का कोई काम नहीं है, क्योंकि यह हायर लेवल का जो है वह टीचिंग मेथड है व्याख्यान विधि। प्राथमिक विद्यालय में व्याख्यान विधि का कोई विशेष उपयोग नहीं है। तो ये ऑप्शन 1 नहीं होगा। मुक्त वाद विवाद, तो मुक्त वाद विवाद से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बच्चे इसमें किसी भी एक विषय वस्तु पर वाद विवाद या सटीकता से अपने बातों को नहीं रख पाएंगे और शिक्षक जो है उसमें उन विषयों को सही प्रकार से वो विस्तृत रूप से उस पर चर्चा नहीं कर पाएंगे। व्याख्यान एवं प्रदर्शन 3 में है व्याख्यान, तो फिर इसमें व्याख्यान आ गया। प्राथमिक स्तर पर व्याख्यान का कोई अर्थ नहीं बनता है। तो इसका सही और सटीक जो उत्तर है वो है ऑप्शन 4 विचार विमर्श, उसके उपरांत वाद विवाद। पहले शिक्षक और जितने भी छात्र हैं आपस में उस पर विचार विमर्श करेंगे और फिर उसके उपरांत उस पर वाद विवाद किया जाएगा। तो उसके बाद वाद विवाद के द्वारा जो है भली भांति प्रकार से संबोधित किया जा सकता है। वाद विवाद करने से छात्रों व शिक्षकों में समस्याओं के समाधान तक जाने की रुचि होती है। वाद विवाद के माध्यम से लोग एक दूसरे के विचारों से परिचित होते हैं, जो समस्या समाधान हेतु आवश्यक होता है। अतः प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद करना। चलिए इसको देखते हैं। प्रश्न 28 क्या कहता है। प्रश्न 28 कहता है ईवीएस में बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन निम्न द्वारा किया जा सकता है। इन्वायरमेंट साइंस यानी कि पर्यावरण में बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन जो है वो किसके द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन 1 कहता है बच्चों के विचारों का अभिलेख अवलोकन की रिपोर्ट्स के द्वारा हम करेंगे आकलन। ऑप्शन बी कहता है प्रक्रिया कौशलों का अवलोकन करके। ऑप्शन सी कहता है कागज पेंसिल टेस्ट से। और ऑप्शन डी कहता है उपलब्धि टेस्ट से। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 1 यानी कि बच्चों के विचारों का अभिलेख अवलोकन की रिपोर्ट्स के आधार पर हम उसके गुणात्मक आकलन हम उनका कर सकते हैं। और प्रक्रिया कौशलों का भी अवलोकन करके कर सकते हैं। अतः इसका जो है ऑप्शन संख्या 1 बिल्कुल सही होगा, जिसमें दिया गया है ए और बी। ऑप्शन 2 में दिया है सी डी, ऑप्शन 3 में दिया है ए बी डी और ऑप्शन 4 में दिया है ए बी डी। तो इसका सही उत्तर होगा ए और बी, क्योंकि कागज पेंसिल टेस्ट से बच्चे का गुणात्मक आकलन नहीं किया जा सकता है और ना ही उपलब्धि टेस्ट से बच्चे का गुणात्मक आकलन किया जा सकता है। बच्चे का गुणात्मक आकलन जो होता है वह उनके विचार का अभिलेख और अवलोकन की रिपोर्ट्स और कौशलों का अवलोकन करके ही किया जा सकता है। इसमें जो है कथन ए और कथन बी दो ही कथन सही है। अतः इसका कूट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए होगा, ए और बी। ईवीएस में जो बच्चे के सीखने का गुणात्मक आकलन बच्चों के स्वयं के विचारों का अभिलेख अवलोकन की रिपोर्ट्स और प्रक्रिया कौशलों का आकलन आदि द्वारा किया जा सकता है। बच्चों के लेखों से उनके विचारों की गुणवत्ता का पता चलता है तथा इसके साथ ही अवलोकन की रिपोर्ट्स और उनके कार्यकलापों के अवलोकन से उनके सीखने का गुणात्मक आकलन किया जा सकता है। कागज पेंसिल टेस्ट से बच्चों के केवल लेखन कौशल का अवलोकन कर सकते हैं। उपलब्धि टेस्ट केवल बच्चों का प्रतियोगिता के प्रति मानसिक स्तर का ज्ञान होता है। तो प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 29 में देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 29 कहता है निम्न में कौन सा ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण है। अब अभी हम देखें कि गुणात्मक आकलन, अब प्रश्न आया रचनात्मक आकलन। तो हम किस विधि के द्वारा बच्चों में रचनात्मक आकलन को
आकलन का उपकरण कौन सा हो सकता है? किस विधि के द्वारा हम बच्चों में रचनात्मक आकलन कर सकते हैं? ऑप्शन ए है पोर्टफोलियो द्वारा। ऑप्शन बी कहता है दृष्टांत अभिलेख यानी एनेक्डोटल रिकॉर्ड द्वारा। ऑप्शन सी कहता है दर मापक पैमाना द्वारा। ऑप्शन डी कहता है अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखने के द्वारा। इसका कूट आंसर है ऑप्शन ए है ABC, ऑप्शन 2 है ABD, ऑप्शन 3 है ACD और ऑप्शन 4 है ABCD यानी चारों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 यानी ABCD, चारों के द्वारा। बच्चों का हम जो है रचनात्मक आकलन पोर्टफोलियो, दृष्टांत अभिलेख, दर मापक पैमाना, अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना सभी के द्वारा हम आकलन करते हैं। ये सभी बच्चों के रचनात्मक आकलन का ही उपकरण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 कहता है उंगलियों तथा अंगूठों के छाप के उपयोग से पशुओं, ये ऑप्शन वाई का है, एक्स की तरफ है चित्र बनाना। उपयुक्त वाक्यांश में एक्स तथा वाई को पहचाने। क्या है? एक्स क्रिया है तथा वाई संज्ञा है। बी में एक्स क्रिया प्रक्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है। सी एक्स संज्ञानात्मक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है। डी एक्स पाठ्य वस्तु है तथा वाई क्रिया है। इसका ऑप्शन कूट दिया गया है। ऑप्शन ए BCD, ऑप्शन 2 ABC, ऑप्शन 3 BCD, ऑप्शन 4 ACD। तो प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर क्या है? तो प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है ऑप्शन 2 यानी ABC, यानी जो कथन A, B और C दिया गया है ये तीनों कथन सही है, जबकि ऑप्शन डी जो है वह बिल्कुल गलत है। वाई उंगलियों तथा अंगूठे की छाप के उपयोग से पशुओं के चित्र बनाना है और एक्स क्रियापरक वाक्यांश में एक्स क्रिया वाई संज्ञा है। एक्स क्रिया तथा वाई पाठ्य वस्तु है। एक्स संज्ञानात्मक क्रिया तथा वाई पाठ्य वस्तु है, जबकि एक्स पाठ्य वस्तु तथा वाई क्रिया नहीं है। अतः ऑप्शन डी जो है इसका गलत आंसर है और कथन ABC सही है। अतः प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर ऑप्शन 2 होगा यानी ABC तीनों सही होगा। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा आज का 15 प्रश्न का जो यह वीडियो है यह समाप्त होता है, यहीं पर ख़त्म होता है। और आप सभी लोग यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना कमेंट के द्वारा अपना सुझाव दें कि और किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है और किन विषयों पर और वीडियो बनाया जाए और आप लोगों का हेल्प किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से तैयारी चल रही है। आप सभी बातों को हमारे साथ शेयर करें, हम आपके साथ बने रहेंगे। तो जो लोग नए हैं या जो लोग पहले से भी हैं वो वीडियो को लाइक करें और सभी लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं बातों के साथ हम आज का यह क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।